Hello everyone, welcome to my YouTube channel Officers in the Making. Today we are going to talk about Article 4 of the Constitution. पहली वीडियोस में मैंने आर्टिकल 1, 2 एंड 3 के बारे में बात की थी. अगर आपको वो देखना है तो आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं. इस वीडियो में हम आर्टिकल 4 की बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि जो भी अंडर आर्टिकल 2 या 3 के हैं वो कंसिडर किए जा सकते हैं अमेंडमेंट के लिए. किसके लिए कौन सी मेजॉरिटी यूज़ होगी, स्पेशल या फिर सिंपल. शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट जिन्होंने भी अपनी जर्नी अभी शुरू की है, प्लीज़ काइंडली मेंटेन द कंसिस्टेंसी. आई नो समटाइम इट्स रियली हार्ड टू फोकस, समटाइम्स circumstances आर डिफरेंट. नहीं मन करता पढ़ने को, बट you know someday it is all going to be worth it. And imagine yourself in that, whatever you are thinking of becoming, whether an IPS officer, whether an Indian Army officer, whether it is anything. If you will maintain the consistency, anything is possible. So don't give up, all right? And do not put off till tomorrow what you can do today. So let's get started. Article 3 itself declares that laws made for admission or establishment of new states under Article 2 and formation of new states and alteration of areas, boundaries, or names of existing states under Article 3 are not to be considered as amendments of the Constitution under Article 368. ये कहता है कि जितने आर्टिकल 4 कवर करता है कि जितने भी लॉज बने हैं, जैसे कि आपको मैंने आर्टिकल 2 में बताया था कि वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो एडमिट कर सके, एस्टैब्लिश कर सके न्यू स्टेट्स, राइट, जिन जो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है और जो नहीं है. ये मैंने आर्टिकल 2 के बारे आपको बताया था. फिर आर्टिकल 3 के बारे मैंने आपको बताया कि वो 5 ऐसी पावर्स देता है पार्लियामेंट को जिससे वो फॉर्म कर सके, इंक्रीज कर सके, डिमिनिश कर सके, ऑल्टर कर सके बाउंड्रीज, ऑल्टर नेम कर सके स्टेट का. तो जो आर्टिकल 2 और 3 में चीज़ें आती हैं उसमें यही बताया गया है, दे शुड नॉट बी कंसिडर एज अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368. उसको आप एक सिंपल मेजॉरिटी से या ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से भी पास कर सकते हैं. उसका ज़रूरी नहीं है कि कोई अमेंडमेंट हो आर्टिकल 368 देन उसके बाद पास हो. आर्टिकल 4 यही बताता है कि जितने भी लॉज हैं अंडर आर्टिकल 2 या फिर अंडर आर्टिकल 3, they should not be considered as amendments of the Constitution under Article 368. And this means that such laws can be passed by a simple majority and by the ordinary legislative process. अब बात यह है कि उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि does the power of parliament to diminish the area of a state under Article 3 include also the power to cede Indian territory to a foreign country? क्या पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो डिमिनिश कर सकता है कोई भी एरिया स्टेट का और कोई भी इंडियन टेरिटरी वो फॉरेन टेरिटरी को दे सकता है? ये क्वेश्चन आया था फॉर एग्जामिनेशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. तो डिसीजन ये हुआ कि जब भी पार्लियामेंट को किसी भी स्टेट का एरिया डिमिनिश करना है, इट विल नॉट कवर सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन टेरिटरी. वो ये कवर नहीं करता कि इंडियन टेरिटरी को फॉरेन स्टेट में दे दिया जाए. ये तभी पॉसिबल है ओनली बाय अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368. इट्स वेरी सिंपल. सो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल कि आर्टिकल 4 इंक्लूड करता है आर्टिकल 2 और 3. उसमें जो जो भी चीज़ें हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो सकती है. उसके लिए हमें आर्टिकल 368 की अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जब क्वेश्चन ऐसे आया था कि डज द पावर ऑफ पार्लियामेंट to diminish the area of state under Article 3 include also the power to cede Indian territory to a foreign country? क्या पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर है कि वो हमारे देश की कोई भी स्टेट फॉरेन स्टेट में दे सके? वो पॉसिबल नहीं है सिंपल मेजॉरिटी या ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से.
वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप अमेंडमेंट कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन की अंडर आर्टिकल 368। And after that, Ninth Constitutional Amendment Act 1960 was enacted. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में ये रूल किया था कि जो सेटलमेंट है किसी भी बाउंड्री डिस्प्यूट का इंडिया और किसी भी कंट्री में, इट डजंट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट कैन बी डन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, क्योंकि वो इन्वॉल्व नहीं करता सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आर्टिकल 4, आर्टिकल 2 और 3 में जितने भी लॉज हैं वो इंक्लूड करता है, राइट। ये बात मैंने आपको पहले वीडियोस में बताई है जब आर्टिकल 2 और 3 के बारे में बात हो रही थी। एंड उसमें ये बताया गया है कि जितने भी लॉज हैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर, दे शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो लॉज पास हो सकते हैं बाय ए सिंपल मेजॉरिटी या फिर बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। उसके बाद बात आती है कि क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो डिमिनिश कर सकता है एरिया ऑफ अ स्टेट अंडर आर्टिकल 3 और इंक्लूड कर सकता है पावर टू सीड इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। तो तभी उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पावर पार्लियामेंट के पास है टू डिमिनिश द एरिया ऑफ अ स्टेट अंडर आर्टिकल 3, वो कवर नहीं करता इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री, क्योंकि इंडियन टेरिटरी तभी सीड हो सकती है टू अ फॉरेन स्टेट, हम तभी दे सकते हैं किसी फॉरेन स्टेट या फॉरेन कंट्री को जब आर्टिकल 368 को अमेंड कर सके। उसके बाद नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 एनैक्ट होता है। एंड आफ्टर दैट सुप्रीम कोर्ट 1969 में ruled that settlement of a boundary dispute between India and another country doesn't require constitutional amendment. वो executive action से भी हो सकता है as it doesn't involve cession of Indian territory to a foreign country. So this was all about Article 4. Kindly आप revise कीजिए Article 1, 2, 3 and 4. And बाकी की चीज़ें हम बाकी वीडियो में लेके आ रहे हैं. So kindly like, share and subscribe Officers in the Making. Thank you. जय हिंद.